दोस्तों, आपने लव ट्रायंगल की कई कहानियां सुनी होंगी, मगर हम आपको जिस लव ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ कत्ल होता है, पुलिस कत्ल के सारे सबूत भी जुटा लेती है। इन सब के बावजूद पुलिस न तो कातिल को गिरफ्तार कर पाती है और न ही उससे सजा दिलवा पाती है। कातिल आखिर तक आज़ाद ही रहता है और आखिर में केस को बंद करना पड़ता है। इस मर्डर केस में ऐसा क्या होता है कि पुलिस को इस केस की जांच बंद करनी पड़ती है? इस केस में मरने वाले कौन थे, उनकी मौत कैसे हुई थी? इस शॉकिंग मर्डर केस की कहानी शुरू होती है डॉक्टर रेवंत से। डॉक्टर रेवंत अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के कदूर नाम की जगह पर रहते थे। इसी शहर में उनकी एक डेंटल क्लिनिक भी थी। डॉक्टर रेवंत के 2 बच्चे थे, जिनमें से एक की उम्र 5 साल और दूसरे की उम्र 11 महीने थी। रेवंत अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे, मगर यह खुशी लंबे समय तक नहीं रह सकी। एक भयानक हादसे की आहट इनके घर की दहलीज पर दस्तक देने वाली थी। रोज की तरह 17 फरवरी 2020 की शाम भी रेवंत अपने क्लिनिक के लिए निकल जाते हैं। क्लिनिक पहुंचकर थोड़ी देर काम करने के बाद शाम के 6:15 पर वह अपनी पत्नी कविता को फोन कर बच्चों का हालचाल पूछते हैं। रात को करीब 8 बजे के आसपास रेवंत अपने काम से वापस आ जाते हैं। जैसे ही रेवंत घर में घुसते हैं, घर की हालत देखकर चीखने चिल्लाने लगते हैं। रेवंत की चीखने की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले पड़ोसी भागते हुए रेवंत के घर पर आते हैं। वहां का भयानक नजारा देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के अंदर फर्श पर रेवंत की पत्नी कविता बिंदु खून से लथपथ पड़ी हुई थी। घर का सामान पूरी तरीके से बिखरा पड़ा था, ऐसा लग रहा था कि घर में लूट हुई है। पड़ोसी लोग तुरंत कविता बिंदु के पास भागते हुए जाते ताकि कविता को अस्पताल ले जा सके, परंतु कविता के शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। अब तक काफी देर हो चुकी थी। कविता की मौत हो चुकी थी। कविता की मौत की सूचना पुलिस को दी जाती है और घटना जानकारी मिलते ही थोड़ी ही देर में पुलिस रेवंत के घर पहुंच जाती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। पुलिस कविता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रेवंत के बयान के आधार पर इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। रेवंत बताता है कि कविता की हत्या किसी लुटेरे ने की है, क्योंकि घर से कई कीमती सामान और ज्वेलरी गायब है। रेवंत के अनुमान के मुताबिक पहले लुटेरे लूटपाट करने के लिए जबरदस्ती घर में घुसे होंगे, जिसका शायद कविता ने विरोध किया और इसी के चलते लुटेरों ने कविता की गला रेत कर हत्या कर दी। लुटेरे घर से काफी कीमती सामान लूट कर ले जाते हैं, जिनमें कविता की ज्वेलरी भी गायब थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस वाले अपनी जांच शुरू कर देते हैं। शुरुआती जांच लूटपाट के एंगल से ही की जाती है। शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को इस केस में कुछ अजीब सा शक होने लगता है, क्योंकि रेवंत बयान देता है कि कुछ बाहरी लुटेरे घर में आए और उन्होंने लूटपाट मचाई है, मगर शुरुआती जांच में पुलिस वालों को घर के अंदर जबरदस्ती लूटपाट के कोई निशान नहीं मिलते हैं। पुलिस को कविता के साथ भी किसी तरह के जबरदस्ती मारपीट या स्ट्रगल के कोई निशान भी नहीं मिलते हैं, मगर पुलिस वालों को घर से कीमती सामान और जेवर गायब मिलते हैं। घर के अंदर फोर्स एंट्री के भी सबूत नहीं मिलते हैं। इस वजह से पुलिस का शक डॉक्टर रेवंत पर चला जाता है। लेकिन पुलिस अपने शक को पुख्ता करने के लिए फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार करती है और तब तक अपनी जांच लूटपाट के एंगल पर ही जारी रखती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जाता है कि कविता की हत्या किसी सर्जिकल ब्लेड से गला काटकर बहुत ही सफाई के साथ की गई है, जो एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। इसके अलावा कविता बिंदु के शरीर में एनेस्थीसिया का भी हाई डोज पाया जाता है। सर्जिकल ब्लेड और एनेस्थीसिया मतलब शक की सुई सीधे कविता के डॉक्टर पति रेवंत की तरफ जाती है। फिर भी पुलिस वाले जल्दबाजी में कुछ भी कदम उठाने से पहले रेवंत के घर तक आने वाले सभी रास्तों और घर के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करती है। लेकिन इन सीसीटीवी फुटेज में पुलिस वालों को कोई सस्पेक्ट नजर नहीं आता है। अब पुलिस डॉक्टर रेवंत के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करती है।
जब डॉक्टर रेवंत की कॉल रिकॉर्ड्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि वह पिछले काफी समय से किसी हर्षिता नाम की महिला के संपर्क में है। पत्नी कविता की मौत के बाद भी वह हर्षिता नाम की महिला से लगातार बात कर रहा था। अब तक मिले सारे सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि डॉक्टर रेवंत का हर्षिता नाम की महिला से अफेयर है और इसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण शायद डॉक्टर रेवंत ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। पुलिस सच का पता लगाने के लिए कई बार डॉक्टर रेवंत को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाती है। हर बार रेवंत पुलिस के बुलाने पर तुरंत थाने पहुंच जाता था। पुलिस की पूछताछ में भी पुलिस का पूरा सहयोग कर रहा था, मगर जब 22 फरवरी को एक बार फिर से पुलिस वाले रेवंत को बुलाते हैं तो इस बार वह समय पर पुलिस थाने नहीं पहुंचता है। काफी देर के इंतजार के बाद पुलिस वाले खुद ही डॉक्टर रेवंत का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, परंतु उन्हें डॉक्टर रेवंत कहीं नहीं मिलता है। मगर तभी पुलिस वालों को पास के ही रेलवे गेट पर किसी की लाश पड़ी होने की जानकारी मिलती है। जब पुलिस वाले मौके पर जाते हैं तो वह भी शॉक्ड रह जाते हैं। वह लाश किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर रेवंत की थी। मामला काफी दर्दनाक हो जाता है क्योंकि 5 दिन पहले ही 2 मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठा था और अब पिता भी दुनिया से जा चुके थे। पुलिस के लिए ये केस अब काफी पेचीदा हो जाता है क्योंकि पुलिस का शक अब तक डॉक्टर रेवंत पर ही था, लेकिन अब तो डॉक्टर रेवंत भी रेलवे पटरियों पर मरे हुए पाए जाते हैं। डॉक्टर रेवंत की मौत कैसे हुई? किसी ने उसकी हत्या करके रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया या खुद ही रेवंत ने अपनी जान ले ली? इसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिल सकता था। इसलिए पुलिस वाले लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पुलिस वालों पर अब केस को जल्दी से सॉल्व करने का दबाव पड़ने लगता है। दूसरी तरफ केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए पुलिस अब इस कड़ी में शामिल तीसरे किरदार यानी उस महिला की तलाश में लग जाती है जिससे रेवंत लगातार फोन पर बातें कर रहा था। जब पुलिस वाले उस दूसरी महिला की जानकारी निकालते हैं तो पता चलता है कि उसका नाम हर्षिता है और वो फिलहाल बेंगलुरु के राजेश्वरी नगर में रह रही थी। पुलिस वाले अब इस मामले में हर्षिता से पूछताछ करने के लिए हर्षिता के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर पुलिस वालों को जोर का झटका लगता है। हर्षिता अपने कमरे में मरी हुई पाई जाती है। हर्षिता ने अपने ही कमरे में अपने ही हाथों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। पहले कविता, फिर डॉक्टर रेवंत और अब हर्षिता। इस मामले में 3 लोग शामिल थे और तीनों ही इस दुनिया से जा चुके थे। जब पुलिस वाले हर्षिता के घर पर जाकर जांच शुरू करते हैं तो उन्हें हर्षिता के कमरे से कुछ ज्वेलरी मिलती है जो कि कविता की होती है। घर के अंदर से बरामद किए गए बिल से पता चलता है कि यह ज्वेलरी 18 तारीख को कविता के पति रेवंत ने भेजी थी। जब पुलिस वाले कविता और रेवंत के मोबाइल की जांच करती हैं तो कई अहम जानकारियां मिलती है। एक के बाद एक 3 मौतों से कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पुलिस वालों पर भी जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ने लगा था, इसलिए पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हैं और एक के बाद एक सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू करते हैं। जब पुलिस वालों की जांच पूरी होती है तो एक हैरान करने वाली कहानी सामने आती है। कहानी के मुताबिक कविता और रेवंत की शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश थे। इसी बीच सोशल मीडिया के माध्यम से रेवंत की मुलाकात हर्षिता नाम की महिला से होती है। लोगों के मुताबिक हर्षिता और रेवंत की पहली मुलाकात घर किराए पर लेने के दौरान हुई थी। पहली मुलाकात के बाद इन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, फिर दोनों की दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। समय के साथ इन दोनों का प्यार इतना गहरा हो जाता है कि रेवंत ये भी भूल जाता है कि वह शादीशुदा है और उसके 2 मासूम बच्चे भी हैं। धीरे धीरे बात प्यार से शादी तक पहुंच जाती है, लेकिन शादी में डॉक्टर रेवंत के लिए सबसे बड़ी अड़चन उसकी पत्नी कविता थी। अब डॉक्टर रेवंत अपनी पत्नी कविता से पीछा छुड़ाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाने लगता है, मगर वह नाकाम रहता है। उधर कुछ समय बाद हर्षिता उस पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू करती है। ताज्जुब की बात तो ये थी कि हर्षिता की ऑलरेडी 2 शादी पहले हो चुकी थी। हर्षिता की पहली शादी लगभग 2010 के आसपास हुई थी, लेकिन वो शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए और पहले पति से हर्षिता का डिवोर्स हो गया था।
फिर उसने अपनी दूसरी शादी सुंदर नाम के व्यक्ति से की थी। सुंदर और हर्षिता का एक बच्चा भी था। सुंदर और हर्षिता बेंगलुरु में ही एक साथ रह रहे थे। इसके बावजूद अब हर्षिता डॉक्टर रेवंत से शादी करने को बेचैन थी। जब हर्षिता का दबाव ज्यादा बढ़ने लगता है तो डॉक्टर रेवंत अपनी पत्नी कविता की हत्या का खौफनाक प्लान बनाता है। अब डॉक्टर रेवंत पूरी प्लानिंग करने के बाद 17 अगस्त 2020 को अपने दोनों बच्चे को किसी बहाने से अपने रिश्तेदार के घर भेज देता है और किसी बहाने से अपनी पत्नी कविता को घर में रोक लेता है। मौका देखकर वह कविता के शरीर में काफी अधिक मात्रा में एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर देता है। एनेस्थीसिया की वजह से कविता बेहोश हो जाती है। कविता के बेहोश होने पर रेवंत सर्जिकल ब्लेड से कविता का गला काट देता है। कविता की हत्या करने के बाद रेवंत घर में रखे सभी कीमती जेवर निकालकर एक थैली में रख लेता है। यहाँ तक कि मरते समय कविता ने जो गले का हार पहना हुआ था उसे भी रेवंत अपने साथ ले जाता और उसे अपनी गर्लफ्रेंड हर्षिता दे देता है। फिर बड़े आराम से अपने क्लिनिक से घर वापस आकर चीखने चिल्लाने का नाटक करता है और पुलिस वालों को लूटपाट की झूठी कहानी सुनाकर गुमराह कर देता है। लेकिन जब पुलिस की जांच डॉक्टर रेवंत तक पहुंचती है और सबूत उसके खिलाफ मिलने लगते हैं तो डॉक्टर रेवंत काफी डर जाता है और पुलिस के डर से चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेता है। कविता बिंदु का केस अब बहुत हाई प्रोफाइल बन चुका था और लोकल लेवल पर इस खबर को मीडिया वाले लगातार फॉलो कर रहे थे। इसलिए कविता बिंदु के पति डॉक्टर रेवंत की मौत की न्यूज भी लगातार खबरों में आ रही थी। जब डॉक्टर रेवंत की मौत की खबर न्यूज के माध्यम से हर्षिता को पता पड़ती है तब उसे भी पुलिस गिरफ्तारी का डर सताने लगता है। उसे लगता है कि रेवंत की मौत के लिए उसे भी जेल में जाना पड़ेगा। बस इसी डर से रेवंत की मौत के कुछ ही घंटों बाद हर्षिता भी अपने कमरे के अंदर पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। कुल मिलाकर एक नाजायज रिश्ते के कारण 3 लोगों की जान चली जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस वालों को कविता बिंदु हत्या की वजह और कविता को मारने वाले कातिल का भी पता चल जाता है। इसके बावजूद पुलिस को इस केस की फाइल बंद करनी पड़ती है, क्योंकि इस पूरे मामले में प्राइम सस्पेक्ट रेवंत और हर्षिता ही इस दुनिया से जा चुके थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिस पर केस चलाया जा सके। बाद में कविता और रेवंत के दोनों बच्चों को उनके ही एक करीबी रिश्तेदार गोद ले लेते हैं और वर्तमान में दोनों बच्चे अपना जीवन बड़े अच्छे से जी रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।